तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे विफाकी हुकूमत ने बिला आखिर जो फैसला किया था, जिसकी कल से सुनगुन मिल रही थी। कल भी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने बता दिया था कि विफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और कबल वक्त इलेक्शन में नहीं जाएंगे। मुआशी इस्तेहकाम लेके आना सबसे पहली तरजीह है। सो आज लाहौर में कोलिशन गवर्नमेंट मखलूत हुकूमत का इजलास हुआ, जिसमें फैसला यही किया गया कि फेडरल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, किसी दबाव में आके इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे और इमरान खान के बयानिए का मुकाबला किया जाएगा मिलके नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से। अब 2 दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब का दंगल है और उसके लिए न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में डेरा जमाए हुए हैं, बल्कि आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, वो भी चूंकि लाहौर पहुंचे थे आज मखलूत हुकूमत की मुलाकात के लिए, इत्तेहादी हुकूमत की मुलाकात के लिए, तो उसके बाद उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। क्योंकि अपेरेंटली मखलूत हुकूमत का जो एक स्ट्रेटजी है वो ये नजर आ रही है कि चौधरी शुजात के जरिए, जो कि मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उनके जरिए जो 10 वोट हैं पंजाब असेंबली में काफ लीग के, वो हमजा शहबाज के खाते में डाल दिए जाएं और हमजा शहबाज की वजारत आला बचवा ली जाए। दूसरी तरफ इमरान खान वो भी लाहौर जाने का इरादा रखते हैं। सो अब जो नेक्स्ट दंगल है, जो अब नेक्स्ट मार्का है, वो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का है, तख्ते लाहौर का है। ये किसके हिस्से में आता है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए इसको बचाने में कामयाब हो जाएगी, या इमरान खान के पास नंबर गेम इतनी तगड़ी है कि वो चौधरी परवेज इलाही को ही वज़ीर आला बनवा सकेंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं। और अब आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा? विफाकी हुकूमत ने तो कह दिया, नून लीग पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब इमरान खान क्या करेंगे? सो इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और सबसे पहले प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर कानून हैं, सेनेटर हैं जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा मुस्ताफी MNA रियाज फतियाना साहब। लेकिन पहला सवाल आजम नजीर तारड़ साहब से। सर ये बताएं कि किस बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून ने आज, बल्कि मखलूत हुकूमत ने किस बुनियाद पे आज ये फैसला किया है? क्योंकि पंजाब का इतना बड़ा इलेक्शन, नून लीग को अपने गढ़ में, अपने घर में आप लोगों को शिकस्त हुई है, सीटें आप लोगों के हाथ में बहुत कम आई हैं, जबकि आप लोग प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कर रहे थे। बहुत बुरी शिकस्त मिली है नून लीग को। इसके बावजूद आप लोग किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि काबिल वक्त इलेक्शन में नहीं जाना? जी बहुत शुक्रिया गरीदा। पहली बात तो ये है कि हुकूमत मरकज में मुस्लिम लीग नून की नहीं है, 7 जमातों की हुकूमत है और पंजाब में इलेक्शन में हिस्सा लिया है मुस्लिम लीग नून ने, बाकी 7 जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात ये है कि बहुत बुरी तरह नहीं हारी मुस्लिम लीग नून। ये 20 की 20 सीटें हारी हुई थी 2018 के इलेक्शन में, और कई ऐसे हल्के थे जहाँ पे मुस्लिम लीग नून रनर अप भी नहीं थी और बहुत फर्क था। आखिरी बात ये कि जो वोट्स इस दफा अगर आप काउंट करें और 2018 के काउंट करें तो मुस्लिम लीग नून की जो परसेंटेज इम्प्रूवमेंट है वो 39% है, यानी कि ज्यादा 39% जाहिर वोट हासिल किए हैं मुस्लिम लीग नून ने 2018 की निस्बत। अब ये जाहिर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये जो 5-5, 6-6 हजार पे जब आप सीट हारते हैं या 3,000 पे या 8,000 पे और 2-2 लाख के हल्कों में, तो सीट जो जीतता है उसी के खाते में जानी है। तो ये कहना कि ये क्लीन स्वीप थी, ये सारा कुछ उड़ा के ले गई, ये दुरुस्त नहीं होगा। ज़हन में रखिए कि ये वो हल्के हैं जो कि इलेक्टेबल्स के हल्के थे और जहाँ पे या PTI जीती थी या आजाद जीते थे, और मुस्लिम लीग नून शायद इक्का दुक्का हल्कों में लाहौर की हद तक रनर्स अप थी, बाकी जगहों पे रनर्स अप भी नहीं थी। तो उन्होंने तो बल्कि 5 हल्के वहां से रीगेन किए हैं, उनसे लिए हैं दोबारा। तो इसलिए ये कहना कि जी ये सारा कुछ उलट किया, ये दुरुस्त नहीं है। और सियासत में जो एक एलिमेंट है एफर्ट का, वो अगर खत्म हो जाए तो सियासत खत्म हो जाती है उससे। तो हम वी आर वेरी पॉजिटिव इंशाल्लाह अज़ीज के पंजाब के इलेक्शन में भी हम पूरी रेजिस्टेंस शो करेंगे, और मरकज में जब तक इत्तेहादी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल मईशत के दबाव से और मुआशी दबाव से गुजर रहा है, हाँ। उसके लिए जरूरी है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी हो वो ओन करे। हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को नुकसान किया अपनी को,
लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज वक्त के साथ साथ इस नुकसान का, सियासी नुकसान का अजाला भी इसी तरह करेंगे कि अगर गवर्नमेंट डिलीवर करेगी तो इंशाअल्लाह चीजें बेहतर होंगी। अच्छा, रियाज फतेह साहब भी मेरे साथ आगे हैं, लेकिन रियाज साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ, फिर बाकी सवालात मजीद आगे चलूंगी। ये जो आपने एक नैरेटिव बनाया है ना सेंटर आजम नजीर तारड़ साहब के, ये तो हमारी सीटें ही नहीं थी और हमारा वोट काउंट बढ़ गया है। असल मैटर करता है क्योंकि आप लोगों ने इसको जंग करार दिया था, इस ज़िमनी इलेक्शन को इमरान खान ने इसको जिहाद करार दिया था, मरियम नवाज ने इसके लिए कैंपेन की। उससे पहले आप लोगों ने मुनहरिफ अराकीन को, जिनको इमरान खान लोटे कहते हैं, आप लोगों ने अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। 2018 के हकाइक पे बात नहीं होगी, बात जिन हकाइक पे होगी वो 10 अप्रैल 2022 के अदम एतमाद के बाद कि आपने इन मुनरिफ अराकीन को अपनाया, इनको वोट दिया, इनके लिए कैंपेन की, मरियम नवाज ने कैंपेन की, विफाकी वुज़रा मुस्ताफी हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा, दिस वाज अ ह्यूज बिग गेम फॉर PMLN। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 2018 के पास नहीं था। लेकिन बहरहाल मेरा सवाल ये है कि इस सब के बावजूद आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाब बच जाता है? क्योंकि जिस तरह से मैंने एक पसे मंजर बयान किया कि कितनी एफर्ट नून लीग ने की, आपके अपने घर में कोई अखलाकी जवाब इस हुकूमत के पास बच जाता है कि आप हुकूमत कंटिन्यू करें? देखिए गरीबा, पहली बात तो ये है कि जब भी बाई इलेक्शन होने हैं, ये तमाम सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बलियां फिर तहलील होंगी। उसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए जो कि इस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन को बैठ के करना होगा। और जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि वो बैठने को तैयार ही नहीं होते। ये कैसे है कि जी आप मरकज की हुकूमत तो चली जाए और KP में और बाकी सूबों में हुकूमतें रही, फिर ये ऐसे नहीं होगा, फिर ये सारा इलेक्शन होगा। जो बात आपने फरमाई इखलाकी तौर पे तो 2018 में PTI मुस्लिम लीग नून से हार गई थी। ऑन रिकॉर्ड भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज भी रिजल्ट्स मौजूद हैं। जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा सीटें हासिल की थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और फिर 24,000 अराकीन को शामिल करके और काफ लीग को शामिल करके 34 बंदे जो थे वो मुस्तार लेके हुकूमत बनाई गई थी। तो क्या ये सियासत में जायज नहीं है कि आपके पास एफर्ट करने का जो मौका है वो रहना चाहिए कि गिव अप कर देना चाहिए और वहीं पे हथियार फेंक के लेट जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी कल की बात है, 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने माइनॉरिटी पार्टी होते हुए मुस्लिम लीग नून जो कि मेजॉरिटी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके मर्जी में हुकूमत बनाई अपने मैनेजमेंट और मैनूवरिंग से, आई वुड से। तो ये जो सियासी मैनूवरिंग है ये अच्छा सियासी जमातों का। देखते हैं कौन इस रेस में जीतता है। 22 आई खड़ी या 3 दिन रह गए। ठीक, सेंटर साहब आपसे मजीद सवाल भी करती हूँ, लेकिन रियाज फतेह साहब जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपने सुन लिया विफाकी वजीर कानून का मौक़िफ़। विफाकी हुकूमत ने भी अपना फैसला आज सुना दिया कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, हम इमरान खान के दबाव में नहीं आएंगे, हम अपनी मर्जी पे करवाएंगे, जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन करवाएंगे, मुद्दत पूरी करेंगे। और आजम नजीर साहब को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जी अखलाकी जवाब तो फिर आपके ऊपर भी 2018 में लागू होता था। फतियाना साहब क्या कहेंगे? पहले तो मैं करना चाहूंगा साहब मेरे मैं हमारी 10 सीटें थी PTI ने जीती थी 2018 में और 10 आजाद थे, इसलिए हमारी सीट्स कम नहीं हुई, हमारी सीट्स बढ़ी हैं। PTI ने 10 सीट 18 में जीती थी और अब हमने 15 जीती। और दूसरा ये कि जो रावलपिंडी PP7 है, यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो एक मुमताज रहनुमा मुस्लिम लीग नून के करीबी जिनको लगाया गया और वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई। सितंबर 2020 की बजाय बाद में मई में एक नई लिस्ट छाप के शामिल कर दी गई। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जरूरी है कि परमानेंट या आर्जी एड्रेस पर वोट शिफ्ट किया जाए। लेकिन इस दफा जो लिस्टें आई उसमें फैसलाबाद के वोट आ गए, कोई कहीं से आ गए, कोई कहीं से आ गए, वो ना परमानेंट एड्रेस पर है ना आर्जी एड्रेस पर। ये खतरनाक बात हुई तो वोटों का वोटर में गड़बड़ की गई, नंबर 1। नंबर 2, हम इलेक्शन कमीशन में गए कि इलेक्शन एक्ट जो 2017 के सेक्शन 77 कहता है कि पोलिंग एजेंट कहीं से भी हो सकता है। सेक्शन 76 कहता है इलेक्शन एजेंट उसी हल्के से होगा, लेकिन 77 कहता है पोलिंग एजेंट जो डिफरेंट है वो पूरे पंजाब से कहीं से हो सकता है। हम इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए गए इलेक्शन कमीशन में। हमारी बात सुनने के बाद जो ऑर्डर किया, ऑर्डर उन्होंने कर दिया कि नहीं,
वो 76 लगाया जाएगा। एक एक्ट के होते हुए उसकी वायलेशन कैसे कर फतियाना सकते हैं? साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करेगी, अब इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या होगी? हुकूमत ने तो इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। पहली गुजारिश थी कि पंजाब में हमने 75% नशिस्तें जीती हैं, 20% नशिस्तें नून लीग ने जीती है, 5% आजाद। एक तो ये रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। तो 3/4 रिजल्ट लिया है पंजाब, ठीक। जबकि सारी की मशीनरी, पुलिस, थानेदार, पटवारी और बहुत सारे इदारे इनके साथ थे। दूसरा ये कि अभी जाहिर है हम पंजाब हुकूमत बनाने जा रहे हैं और इनकी बात के हम 4-5 नंबर इधर उधर कर देंगे, वो नहीं कर सकते, ना होना चाहिए, ना इख्तिलाफियात इसकी इजाजत देते हैं। सवाल मैं करूंगी आगे चल के आजम नजीर साहब से। तीसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हुकूमत एक जजीरे की मानद रह जाएगी। एक तरफ पंजाब होगा, एक तरफ पख्तूनख्वा, इधर फतियाना साहब, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब होकर आ रही है। फतियाना साहब की आवाज जरा ठीक कर लीजिएगा। और आई एम श्योर कि हसन मुर्तजा साहब पीपल्स पार्टी से वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आजम नजीर तारा साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी पीपल्स पार्टी के हवाले से। कल पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि आपकी मखलूत हुकूमत का वो हिस्सा है, लेकिन कल उन्होंने अपना CEC का इजलास बुला के अपना एक यूनानिमस फैसला अलग से वो उन्होंने कर लिया कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, जबकि नून लीग अपना अलग से जमाती फैसला नहीं कर सकी। तो आप लोग कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कदमों के सहारे पर जो है वो चलते रहेंगे फैसला साजी के लिए? आप लोगों को क्या अपनी सियासत जो है वो मद्देनजर ही रखनी चाहिए? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, नंबर 1 कोलेशन का हिस्सा है। उस हद तक पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात है, उन्होंने अपनी पार्टी के हद तक ये रिजॉल्व किया कि हमारी राय ये है। आज उन्होंने कहा कि जो बुनियादी फैसला है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये हमारा है। लेकिन अगर सारे कोलेशन पार्टनर्स कहेंगे और ये वक्त का तकाजा होगा तो हम आपके साथ हमा यारा, जो जरदारी साहब का लफ्ज था कि हमा यारा जन्नत हमा यारा हो सकते। अच्छा ठीक है, अब चूंकि आपने बात कर ली कि जी पूरी मखलूत हुकूमत का इत्तेहादी का फैसला, तो जरा पंजाब के हवाले से मुझे बता दीजिएगा। पंजाब की नंबर गेम वो भी डिस्कस हुई है आज, आपकी जो मखलूत हुकूमत की मीटिंग हुई है, तो पंजाब में कितनी नंबर गेम है आपके पास? देखिए, मैं क्योंकि पंजाब इलेक्शन को देख नहीं रहा, मुझसे नैब से बारे में आपको चलें, आपने खूबसूरती से सवाल को अवॉइड कर लिया है। नैब के हवाले से सवाल कर लेते हैं और उस वक्त तक आई एम श्योर कि रियाज फतियाना साहब भी, उनकी ऑडियो ठीक हो चुकी होगी, हसन मुर्तजा साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। सो नैब तरमीम के हवाले से बता दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पे आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे जवाब मांग लिया है और कहा है कि जी नैब तरमीम खिलाफ आइन है, आइन से मुतसादिम है, इसके हवाले से वफाकी हुकूमत अपना जवाब दे। क्या कहते हैं आप इस पे? हुकूमत पूरी तरह इन्हें डिफेंड करती है। देखिए, कानून साजी पार्लियामान का हक है, पार्लियामान का इख्तियार है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स में ये पार्लियामान का हक है और इससे किसी को कोई डिनाइल नहीं है। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में पूरी सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के जब मिलिट्री लॉज में अमेंडमेंट करके खसूसी अदालतें बनाई गई थी, ये वाज़े अल्फाज में कहा कि ये फुल्ली इख्तियार पार्लियामान का है। हालांकि वो एक सीधी सादी एक नई चीज थी जो कि जुडिशल सिस्टम में एक नया पिलर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि ये इख्तियार पार्लियामान का है और अदालत ये इख्तियार नहीं ले सकती। नैब कानून में तरामीम जो हैं, मैंने पहले भी कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी डिफेंड की हैं, कोर्ट में भी वफाक के जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर या जो भी वकील मुकर्रर किए जाएंगे उसे डिफेंड करेंगे। कोई तरमीम ऐसी नहीं है जो कि आइन से मुतसादिम हो और यही एक टच स्टोन होता है कानून को स्ट्राइक डाउन करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी कहता हूं कि जो इन तरामीम का जो ढांचा है ये वही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑर्डिनेंसेस के जरिए मुतारफ करवाया था। सिर्फ जो उसमें गैर मुनासिब बातें थी, यानी कि रिटायर्ड जजेस की तैनाती कर देना ताकि असलिया की आज़ादी और जानबदारी कंप्रोमाइज हो, या चेयरमैन को ये बेट देना, लालच दे के दूसरे ओहदे का उससे काम लेना कि आपको दोबारा टेन्योर दे दिया जाएगा, या कुछ और इस तरह की तरामीम थी जहाँ पे डेडलॉक्स आ जाते थे, उन्हें रोकने की, उन्हें अवॉइड करने की कोशिश की गई है। जो बुनियादी ढांचा है तरामीम का वही है, 70 से 80%। हाँ, कुछ तरामीम ऐसी भी हैं जो कि अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए की गई कि जमानत का हक देना, जमानत के वही लॉ लागू होना जो कि बाकी दहशतगर्दी या इस तरह के मुकदमात में भी जमानत है, यहाँ पे नहीं थी। 90 रोज का रिमांड जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से आइन से मुतसादिम है। सवाए दहशतगर्दी के 90 रोज का रिमांड जो है वो गैर मुनासिब रिमांड है।
अगर FIA और एंटी करप्शन वाले एंटी ग्राफ्ट केसेस में 14 दिन के रिमांड के साथ 45-50 साल से गुजारा कर रहे हैं तो नैब का भी हो जाएगा। ये वो सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा गया और इंशाअल्लाह अजीज ये डिफेंड होंगी और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी साबका जजमेंट्स को सामने रखते हुए पार्लिमान के जो इख्तियारात हैं उनसे तजावुज नहीं करेंगे। ठीक है आजम साहब, कुछ मजीद सवाल भी आपसे करने हैं, लेकिन आई होप कि रियाज फतेना साहब का स्काइप का कनेक्शन, उनकी ऑडियो हम तक ठीक हो चुकी होगी। रियाज साहब, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही। आपकी आवाज जरा हम तक बेहतर नहीं आ रही थी और हम आपका जवाब नहीं सुन पा रहे थे। तो सवाल वही था कि विफाकी हुकूमत के फैसले के बाद के इलेक्शन नहीं करवाने, अब PTI कहां पे खड़ी है, आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, इमरान खान की किस तरह करवा पाएंगे इमरान खान अब जनरल इलेक्शंस? देखें, हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पहले मरले में हम पंजाब हुकूमत फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। अगले मरले में हमारा अभी भी ये मुतालबा है। आज कल हमारी मीटिंग थी सीनियर लीडर्स कमेटी की और कोर्ट कमेटी की, उसमें भी हमने रेजोल्यूशन पास किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि फिल फॉर इंतखाबात का ऐलान करे और इसके साथ साथ इलेक्शन बैठ के दोबारा बनाया जाए जो गैर जानबदार लोगों पर मुश्तमिल, और इसके साथ ये कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करना चाहते हैं तो हमारी मांग तो वही है कि EVM मशीन को वापस लाएं और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दें। और इसके अलावा और भी कोई ये सब चीजें आप इंश्योर किस तरह करवाएंगे? मुतालबात तो ठीक है, आप लोग मुतालबात कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन ये इंश्योर कैसे करवाएंगे? देखिए ना, इस पे अभी भी 1-2 वोटों के फर्क से हुकूमत कायम है और इनके अपने इत्तेहादी जो हैं सख्त आज देखें ये मीटिंग हुई है, इनके इतने इत्तेहादी इन पे बरस पड़े हैं, वो MKM हो या वो वज़ीरिस्तान से दावत साहब हो या वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, इनके अपने हालात अपने बहुत ख़राब हैं और बहुत फंसे पड़े हैं ये। और जितने दिन के अपने जवेद लतीफ़ साहब इनके वफाकी उनकी कल आपने देखी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत नाकाम हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये खुद इत्तेहाद जो है ये टूट फूट का शिकार है, ज़्यादा अर्सा चल नहीं सकता और इनके अपने मफाद में है कि फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान करें। जितना प्रलॉन्ग करेंगे उतना इनके दरमियान आपस में झगड़े बढ़ते जाएंगे और वोट बैंक इनका और कम होता जाएगा। आज हमने 75% वोट लिए पंजाब में, अगर ये हुकूमत करा रही तो सकते हैं जो हालात नजर आ रहे हैं। अवाम खुली हमारे बयानिए से मुतफिक हैं, गैर मुल्की मदाखलत हो या महंगाई का हो या बाकी मामलात हो तो अवाम हमें सपोर्ट करती। अब पैमाना क्या है अवाम की हमायत का या किसी जमात की पॉपुलरिटी का? इंतखाबात और इंतखाबात जो भी पंजाब में हुए हैं और पंजाब के चारों कोनों में हुए हैं, देखें ना तीनों, आप कहाँ बावल नगर है, कहाँ ये पूरे लाहौर डिवीजन में 5 हल्का इंतखाब थे लाहौर डिवीजन के, 5 में से बेहूपुर हमने 4 जीते। तो इनका गढ़ है, तो इनका किला है नून लीग का लाहौर डिवीजन, उसमें से 5 में से 4 नशिस्तें हमने हासिल की हैं। इससे बढ़कर और क्या, ये तो साबित हो गया आबाद के नतायज के नतीजे में, जबकि हमारी सिर्फ नून लीग से नहीं थी, हमारे साथ तो जो भी लड़ रहा था हमारे साथ ठीक है फतेना साहब, आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है स्काइप कनेक्शन की वजह से, जरा ठीक कर लीजिएगा प्लीज। हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। हसन साहब, हम हमेशा चाहते हैं कि आप वीडियो पे तशरीफ लाएं, आप सीनियर वजीर हैं, लेकिन बस कुछ ऐसे सितारे नहीं मिल पाते, कुछ मामलात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब अगला जो दंगल है पंजाब का, जो अगला मार्का है वो हुकूमत की तश्कील का है। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? रियाज फतेहाना साहब भी मौजूद हैं, इमरान खान लाहौर आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम अपेरेंटली पूरी नजर आती है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की हुकूमत बचा कर दे सकती है नून लीग को? इस पोजीशन में है? देखें, जहां तक ताल्लुक है जी हुकूमत बचाने का, वजीर आला बनाने का या मेंबर्स जितवाने का या सीटें ज्यादा जीत लेने का, मैं समझता हूं कि ये हमें थोड़ा सा किसी और एंगल से भी देख लेना चाहिए। अगर यही पैरामीटर हम रखें केवल ज़िमनी इलेक्शंस कौन जीता है, तो इससे पहले जब हुकूमत की तहरीक इंसाफ की, उस वक्त सारे ज़िमनी इलेक्शंस जो थे वो नून लीग जीती और बाकी पार्टीज जीती, PTI उनमें से मेरे ख्याल में 1 आधी सीट जीत सकी। तो क्या समझा जाए कि PTI खत्म हो गई है?
अब हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है। सूरत हाल अगर आप देखें, अदम बर्दाश्त इस हद तक हो गई है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद खान साहब जो है, लोग उन्हें मुबारकें दे रहे हैं। बंदा खुश होता है कि मेरी पार्टी जीत गई है या मेरा उम्मीदवार जीत गया है, या उम्मीदवार कहता है कि मैं जीत गया हूं तो अब जो हारे हैं हम उनको मैं छोड़ दूं और सबको कहूं कि मैं आप सब मेरे हो। कतन वो सोच, कौमी सोच जो है, हमें किसी जगह भी नजर नहीं आ रही। और जिस तरीके से अप्रैल से ये मार्च से ये काम स्टार्ट हुआ, जब एक लॉन्ग मार्च के बाद एक अदम एतमाद दाखिल करवाया गया और फिर उस पे जो कौमी असेंबली के अंदर आइन का और कानून का मजाक उड़ाया गया, फिर सूबाई असेंबली के अंदर जिस तरीके से कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी गई, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी जमात को एक को मुरदल इल्जाम ठहरा दूं और मैं कहूं कि बाकी सब ठीक थे। वहां पे भी जो मजाक बना, जो जग हंसाई हुई, जिस तरीके से हमने अपनी खारजा पॉलिसी को सड़कों के ऊपर, चौकों के अंदर हमने डिस्कस करना शुरू किया, जिन चीजों का हमने ओथ लिया हुआ है कि हम इनको खुफिया भी रखेंगे, हम इनके इसकी पासदारी भी। हसन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ये डिस्कशन कहीं और जा रही है। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से, पंजाब की नंबर गेम के हवाले से था, लेकिन आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हसन साहब के सामने यही सवाल पुट अप करेंगे, पीटीआई के रियाज फतियाना साहब के सामने भी, कि इमरान खान क्या अपनी नंबर गेम बचा पाएंगे, और आजम नजीर तारड़ साहब से भी कुछ मजीद सवाल करते हैं। वफाकी वजीर कानून स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कानून, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेंटर आजम नज़ीर तारड़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सरकर्दा रहनुमा रियाज फतियाना साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर मरकजी रहनुमा और पंजाब में इस वक्त तक सीनियर वजीर हैं हसन मुर्तजा साहब। आजम नज़ीर तारड़ साहब, एक क्विक सवाल आपसे। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट सामने आया, क्योंकि अब हम पंजाब में हुकूमत साजी की बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी 5 बंदे अगर गायब हो जाए, इधर उधर हो जाए, तो परवेज इलाही साहब क्या करेंगे, जिसके खिलाफ अब मुस्लिम लीग काफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि किस तरह से नून लीग इस तरह धमकी दे सकती है कि जी बंदे उठा लिए जाएंगे, बंदे गायब करवा लिए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? आपके कॉलीग हैं, वजीर दाखिला हैं, आप बतौर वजीर कानून क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में? उनका बात करने का अपना अंदाज है। उन्होंने एक खदशे का इजहार किया कि मुस्लिम लीग काफ जो है उनके 2 जो MNAs हैं वो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, और मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी क़यादत चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास है। मुस्लिम लीग काफ पंजाब में दूसरी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाह रही है, जिसका फैसला के मुस्लिम लीग काफ के सदर ने करना है। तो ये इतनी सी बात है, इसमें तो घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, यानी कि कोई बंदे उठाने या बंदे गायब नहीं किए जाएंगे, कोई ऐसी धमकी नहीं है? कोई बंदा नहीं, ना उठाया जा रहा है ना गायब किया जा रहा है। अब इसकी तशरीह को अपनी मर्जी से करना चाहे तो वो कर सकता है। चलें ठीक है, अच्छा कि आपने वाजे कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, और रियाज फतियाना साहब ने भी कुछ देर पहले प्रोग्राम में इसको उठाया था। रियाज फतियाना साहब, आपने सुन लिया, वजीर कानून साहब ने गारंटी दे दी कि वो सिर्फ उनका स्टाइल है, कैजुअल तरीके से बात की राना सनाउल्लाह साहब ने, और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि बंदे उठाए जाएंगे या गायब किए जाएंगे। मुतमईन है फतियाना साहब? अब आप तो तारड़ साहब को चाहिए ना वाज़े अल्फाज में तरदीद कर दें कि कोई ऐसा इरादा हुकूमत का नहीं है, और जो अवाम ने जिसको नुमाइंदगी दी है पीटीआई को, तो हम कोई ऐसा, क्योंकि वो वोट तो इनको दे रही है। हसन मुर्तजा साहब, क्या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी चौधरी शुजात हुसैन के जरिए, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के सदर वो हैं, क्या बचा पाएंगे आप लोग? नून लीग की नंबर गेम आप लोगों के पास, आपके हाथ में आ सकेगी? देखिए, मैं पहले भी गरीदा जो बात कर रहा था वो असूल की बात थी, और मैं अब भी आपके मुख्तसर सा जवाब दूंगा जितना आप चाहते हैं। अगर नून लीग ट्राई कर रही है अपने इलेक्शन लड़ने का, तो इलेक्शन में हार जीत होती रहती है, उनको अपना इलेक्शन लड़ने दें। वो इलेक्शन वाले दिन जो है उसका फैसला वोटों पे हो जाएगा। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि परेशानी वाली। उन्हें मुबारकबाद दी सारों ने, मैंने खुद मुबारकबाद दी, बाकियों ने भी मुबारकबाद दी। जिसका रिस्पॉन्स जो आया खान साहब की तरफ से वो भी सारों ने देखा। टॉक शोज में मैं रात भी सुन रहा था एक प्राइवेट चैनल पे, तो उसमें जो स्पोक्स पर्सन थे पीटीआई के वो फरमा रहे थे कि कोई मुबारकें नहीं है जी, कोई गुड जेस्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, हम सीटें जीते हैं और हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है। इस किस्म की चीजें जो है ये हालात को खराब कर रही है। मैं तो पहले भी यही गुजारिश करना चाहता था कि हार जीत कोई भी हो,
हमें अब प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे, हमें असूल की सियासत करनी पड़ेगी। ये जो स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर है, इसको यकीनी बनाना पड़ेगा। हमें अपनी सोसाइटी के अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम इसी तरह करते रहे तो ये सारे जिम्मेदार होंगे हम। खुदा न खास्ता कोई अलमिया हो जाए, खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाए, इससे पहले हमें को कौम बनाने की जरूरत है। ये हम सारों को इलेक्शंस के चक्कर में और ये जलसों के चक्कर में और कौम को हम गुमराह कर रहे हैं। हम गलत साइड पर जा रहे हैं। मेरी और कोई मकसद नहीं था बात करने का। मैं आज भी उनको जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूं और मैं नून लीग से भी कहता हूं कि इलेक्शन उनका हक है, उसके लिए वो भाग दौड़ करें, उसके लिए लोगों से राब्ता करें, जो मर्जी है करें, लेकिन हमें अपने असूल की सियासत जो है उसको करना पड़ेगा। हमें कतन भी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत कुर्बानियां हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत से लेके कारकुन तक बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम नहीं चाहते कि मुल्क को और जिस आइन को और जिस कानून को बचाने के लिए मेरी क़यादत ने कुर्बानियां दी हो, मैं उसको महज एक वजारत आला के लिए या वजारत उज़्मा के लिए उन पर पानी फेर दूं, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलाइज के साथ हुकूमत बनाने पे यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोटाक्रेसी के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत को मजबूत किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इदारों की विक्टिम रही है, लेकिन इदारों का एहतराम किया है। हमें अदालतों से सजाए मौत तक हुई है, लेकिन हमने अदालत पर एक पत्थर नहीं फेंका, एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि फिर जाके उन्हीं के पास हमने इंसाफ की तवक्को करते हुए अपने रिव्यू दाखिल किए हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी को इस ब्लेम गेम में ना रखें प्लीज, कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी चोर दरवाजे से हुकूमत छीनने की कोशिश करेगी। हाँ, पीपल्स पार्टी अगर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बना सकती है, सियासत करने का उसे हक है, वो जरूर करेगी, लेकिन किसी भी गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से पीपल्स पार्टी कोई भी सियासत जो है वो ना करेगी ना बर्दाश्त करेगी। ठीक है, ठीक है, आपने बड़ा जबरदस्त बड़ी तफसील के साथ इसका जवाब दे दिया। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आबिद सुलेरी साहब, मारूफ माहिर मुआशियात हैं। सर आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन फतियाना साहब का जवाब दिया था। फतियाना साहब, आई होप कि अब आपकी आवाज हमें क्लियर आ जाए, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं बात करूंगा। माशाल्लाह शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो पंजाब के सीनियर वजीर भी हैं और उन्होंने बड़े असूलों की बात कही है, तो मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। चनियोट से मेरे मुल्का हल्के से हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दें कि कभी ऐसा भी हुआ है कि जो उम्मीदवार है हमजा शहबाज साहब, वो खुद निगरान वज़ीर आला बन के बैठे हुए, निगरान भी नहीं है, बस ना तो पता नहीं कौन सा वर्ड है, ना निगरान है, ना तो किस किस्म के वज़ीर आला है, और जिसे उन्होंने इस्तेमाल की है गवर्नमेंट की मशीनरी। यहाँ भी पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि अपने साथ वोट लेकर अलग हो जाती। और वो ये भी हकीकत है कि सिंध हाउस जो पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में सिंध गवर्नमेंट को, उसमें हमारे 20 लोगों को रखा गया अरकान कौमी असम्बली को। उस वक्त भी आपको जरूर एहतजाज करना चाहिए था। आपकी मैं तकरीर सुनता रहता हूँ पंजाब असम्बली में भी, तो इसलिए मेरा ख्याल है अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए और किसी दूसरी जमात के लोगों को तोड़ने की बजाय, अगर आप लोटाक्रेसी को प्रमोट करने की बजाय पाकिस्तान की आइन कानून अच्छी रवायात की बात करें और मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाने की बात करें, तो फिर उसका यही हल है कि लेकिन फतियाना साहब, हुकूमत बनाने की एफर्ट करना तो फिर सबकी चॉइस होनी चाहिए ना, सबका हक है। 2018 में आप लोगों ने भी एफर्ट किया था ना पंजाब में, जेकेटी जहाज भर भर के लेके आए थे। अगर वो जायज था तो रिदा साहब, हम आजाद लोगों को लेकर आए थे, ये भी आजाद लोगों को ले जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमने एक नून लीग का बंदा तो नहीं तोड़ा था। अगर हम चाहते हो तो नहीं, वो तो मुलाकात कर रहे हैं चौधरी शुजात के साथ, तो चौधरी शुजात तो सेपरेट पार्टी है ना। नहीं, देखो ना, चौधरी शुजात साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनके खानदान का कानूनी मसला है। काफिले में बैठे हुए परेजा साहब, शुजात साहब, मैं उसमें तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो 10 अरकान है कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के, वो सारे प्रेसिडाई के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा। और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का फैसला भी बड़ा आईनी कानूनी होता है। फिर जमात के सरबराह को हक हासिल नहीं है, जमात के पार्लियामेंट को, पार्लिमानी पार्टी को भी है।
अगर 10 के 10 या 9 अरकान कहते हैं हमें प्रेसिडेंट वगैरह चाहिए तो काफ लीग वही फैसला करेगी जो उनकी पार्लिमानी नहीं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं फतियाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का सरबरा अगर हिदायत दे तो वो लागू नहीं होगी, जो पार्लिमानी पार्टी का सरबरा जो है वो हिदायत देगा जो कि परवेज इलाही है। उसकी राय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, लेकिन बहुत वोटों का फर्क है, 9 वोटों का फर्क है। प्रेसिडेंट खुद कैंडिडेट हैं और वो हाँ पीटीआई का उम्मीदवार होता वज़ीर आला का, और फिर उस पर काफ लीग के शजात साहब कहते का वोट ना दे और वो जबरदस्ती वोट देते, वो वोट शायद काउंट ना होता। इस वक्त उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, कायदे-ए-आज़म मुस्लिम लीग का है। लेकिन मुस्लिम लीग काफ के जो सरबरा हैं, जो सदर हैं, वो तो चौधरी शुजात है ना, तो चौधरी शुजात अगर एडवाइस कर देते हैं कि 10 के 10 वोट हमजा शहबाज की तरफ जाएं तो फिर डिफेक्शन तो नहीं हो सकेगी ना। जी मेरी बात सुने, अभी उम्मीदवार का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। अच्छा। उम्मीदवार का ताल्लुक अपना मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से है और वो अपने उम्मीदवार के खिलाफ कैसे कह सकते हैं। हाँ उम्मीदवार दूसरी पार्टी का हो तो फिर डिफेक्शन क्लास 63A लगता है, लेकिन अगर वो उम्मीदवार काफ लीग का अपना उम्मीदवार है और उसको पीटीआई वोट दे रही है तो शजात साहब की बात में कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं रह जाती। अच्छा। क्योंकि काफ लीग के लोग अपने ही वज़ीर आला के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, पार्टी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे, इसलिए इसमें ये मफरूजा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। काफ लीग के लोग कानूनी आईनी तौर पर प्रेसिडेंट को वोट देने के पाबंद हैं और उनका सदर रोके भी, क्योंकि वो उम्मीदवार का लोग खुद उनकी अपनी पार्टी से है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं हसन साहब से इस पे जो है एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद साहब, डिस्कशन सियासी चल रही थी, लेकिन मईशत के बाद सियासत की क्या, मईशत के बगैर सियासत की क्या डिस्कशन हो सकती है। इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, एक पार्टी इमरान खान की वो कहती है कि मौशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे, और इसको किसी न किसी तरह हम देख भी रहे हैं। डॉलर की प्राइस आज आपके सामने है, ये कितना खतरनाक है मईशत के लिए। हुकूमत से डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा, स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरती चली जा रही है। इस सब का आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रीजन है? आबिद सुलेहरी साहब। जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है। जाहिर है कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो एक कोई ऐसी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन होती है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, और इस वक्त मुल्क एक अनसर्टन सिचुएशन से गुजर रहा है। हमने देखा बाई इलेक्शंस हो गए हैं, उसके बावजूद जो सियासी महाज था उस पर उसी तरीके से जो है एक गर्मी कायम है। जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो IMF है, वो अपनी प्रायर कंडीशंस का वेट कर रहे हैं कि हुकूमत वो पूरी करे, लेकिन ये प्रायर कंडीशन जो है हुकूमत के लिए बहुत टफ साबित होंगी। अभी 1 अगस्त को 10 रुपए PDL जो है वो बढ़ाना होगा पर लीटर। बिजली के बिल जो हैं उनके रेट्स में इजाफा करना होगा, पैमरा की सिफारिशात के मुताबिक, ओगरा की सिफारिशात के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफा करना होगा। तो ये वो काम है जो कि शायद इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें कोई वफाकी हुकूमत जो है वो नहीं कर पाएगी। जाहिर है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के होते हुए यानी कि आबिद साहब आप कह रहे हैं कि 1 अगस्त से पेट्रोल मजीद महंगा हो जाएगा। कल वजीर खजाना मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि पेट्रोल की बेस प्राइस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन PDL की डेफिनेटली वो बात कर रहे थे। ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेंट जो है वो आर्मी मंडी में कहाँ पे जाता है। आज ब्रेंट जो है वो $104 पर बैरल पे जा चुका है, उसमें इजाफा हो चुका है। अल्लाह करे इसमें इजाफा ना हो तो फिर तो हुकूमत जो है वो PDL में इजाफा करके पेट्रोल की कीमतें इसी लेवल पे मेंटेन रख सकती है। लेकिन अगर आर्मी मंडी में इजाफा हो गया या जिस तरीके से डॉलर के साथ हो रहा है, आपका इंपोर्ट जो है इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी ना रुपए में, तो अगर आपकी इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाती है तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत को पास ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह से बिजली के बिलों में इजाफा, गैस के बिलों में इजाफा। बिजली के बिल पे कल मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे, वो कहते हैं कि जी 40% तक जो कंज्यूमर है एवरेज उस पे नहीं लागू होगा, जो गरीब तबका है उससे ऊपर पे जो है फिर हम चेंज करेंगे। वो नेपरा का जो टैरिफ है और वो एनुअल रीबेसिंग की बात कर रहे थे। ये देखिए 7 रुपए 95 पैसे जो है ये बिजली के बिल में इजाफा होगा। अब 100 यूनिट वाले जो है वो इससे मुस्तस्ना होंगे, लेकिन 100 यूनिट के जो घर हैं या जो वो लोग हैं, स्पेशली अगर आप PMLN की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखें, यहाँ पे कि PMLN का वोटर है हाँ। तो या PTI का वोटर है, वहाँ पे आपको ये लोग बहुत कम मिलेंगे। अक्सर जो घरों की एवरेज कंजम्पशन है वो 250-300 यूनिट है,
पर मंथ, तो उन पे तो ये इजाफा लागू होगा। 100 यूनिट वाले पे ये इजाफा लागू नहीं होगा। जो असल में इस वक्त मिडिल क्लास पे हिट हो रही है, और वही मिडिल क्लास है जो कि वोट देने या ना देने का फैसला करती है। वही मिडिल क्लास है जो कि किसी भी सियासी जमात की तहरीक को सपोर्ट कर रही होती है या सपोर्ट नहीं कर रही होती। इसी तरीके से गैस की कीमतें जो है, गैस की कीमतों में तकरीबन 265% तक इजाफा जो है वो ग्रेजुअली हुकूमत को करना है। तो ये वो ऐसे डिसीजंस है जो कि पीडीएम हुकूमत काफी सोच समझ के लेगी। एक दफा वो देख चुकी है कि पंजाब के बाई इलेक्शंस में एक मेजर फैक्टर जो था, एक फैक्टर मुनहरफीन को टिकट देना भी शामिल था, लेकिन दूसरा मेजर फैक्टर जो है वो इन्फ्लेशन था। तो अब पीडीएम किसी बेस पे ये सारा कुछ यानी कि आप आवाम को रिलीफ नहीं देख रहे, और आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर मौशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। रिलीफ देने की गुंजाइश ही नहीं है। रिलीफ देने का मतलब है कि आपका रुपया जो है ये खुदा न खास्ता 300 रुपए पर डॉलर पे चला जाएगा। इस वक्त IMF की ट्रांच आना बहुत जरूरी है, और अगर वो ट्रांच नहीं आती है तो सारा प्रेशर रुपये पे पड़ रहा होगा, और रुपया इसी तरह से अपनी वैल्यू जो है वो गिराता जाएगा। और आपके नजदीक क्या वजह है कि डॉलर क्यों आज इतना डॉलर क्यों ऊंचे ऊंचे जा रहा है उसकी रेट? देखिए, अनसर्टेनिटी पहली वजह है। दूसरी वजह, क्योंकि नहीं पता था कि पीडीएम जो है वो हुकूमत में रहेगी, हुकूमत में जाएगी। जब तक ये डिसीजन हुआ कि पीडीएम अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तब तक आज का जो ट्रेडिंग टाइम था फॉरेक्स मार्केट का वो कंप्लीट हो चुका था। और तीसरी और इम्पोर्टेंट वजह, इस वक्त पैनिक बाइंग चल रही है। यानी अगर आप आज अपना डॉलर बाय करने के लिए मार्केट में जाती हैं, तो वहां पे मनी चेंजर यही सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको एक दिन रख के बेचूं तो कल ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मेरी कोशिश है कि मैं 3-4 महीने की इंपोर्ट के इकट्ठे पैसे जमा करवा दूं, क्योंकि कल को डॉलर का रेट क्या होगा नहीं पता। तो ये पैनिक बाइंग और होल्डिंग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बड़े खतरनाक किस्म के पॉइंट्स हैं, बट रियलिस्टिक हैं जो आबिद फरीद साहब ने दिखाए हैं, कौम को बताए हैं। हसन साहब, ये जो रियाज फतियाना साहब बात कर रहे थे डिफेक्शन के हवाले से कि चौधरी शुजात का ही सिर्फ डायरेक्शन काफी नहीं होगा, क्योंकि जो वजारत आला का उम्मीदवार है वो मुस्लिम लीग काफ का ही है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अपनी पोजीशन से डिविएशन है। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, गरीदा रियाज फतियाना साहब वो भी उनका एक ही डिवीजन से ताल्लुक है और मेरे पड़ोस में है, और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं वो एक सियासी जद्दोजहद के मैं उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूँ। उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह वो फरमा रहे थे। लेकिन अगर आपके 50% से ज्यादा 51% हो जाते हैं मेंबर्स किसी की जमात के, तो वो अपना नया पार्लिमानी लीडर भी बना सकते हैं, और वो उसकी नामजदगी जो है ऑब्वियसली वो उनका पार्टी हेड ही करेगा कि फलां आदमी आपका लीडर है, और फिर उनके अंदर एक गहरी दरार जो है वो मौजूद है पहले से। ठीक, ये उनके घर का मसला है, मैं उनसे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन एक चूंकि गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें वो बात करनी पड़ी। और दूसरा, जिस जमात को सबसे बड़ी जमात कह रहे हैं और उसकी पॉपुलैरिटी को कह रहे हैं, वो पंजाब के अंदर 10 आदमियों वाली जमात को कह रहे हैं कि वो अपना सीएम उनका होगा। अपना तो तहरीक इंसाफ सीएम का उम्मीदवार नहीं दे पा रही, और वो 10 सीटों वाली जमात से कह रहे हैं कि वो अपना सीएम दे। इसको आप क्या कहेंगे? ये सियासी रिश्वत नहीं है, चलें फतियाना साहब से इसका जमीन खरीदने वाली बात नहीं है, ये लालच के जरिए ये अच्छा पॉइंट है आपका। हमें इन टॉक शो ये सुन ले मेरी भी। जी फतियाना साहब, टाइम बिल्कुल कम रहेगा, जरा क्विकली प्लीज फतियाना साहब। 1993 में मुस्लिम लीग जमीजो के मंजूर अहमद भट्टू साहब के पास 18 लोग थे, पीपल्स पार्टी के पास 100 थे, उस वक्त बल्कि 125 थे। तो पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत के बावजूद अकलीती जमात मुस्लिम लीग जमीजो के मंजूर भट्टू साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया था। मैं उस काबीना में वज़ीर तलीम था। मेरी बात आपने फिर मुकम्मल नहीं होने दी। सॉरी हसन साहब, सॉरी, वो टाइम खत्म हो रहा था प्रोग्राम का। फतियाना साहब कुछ कहना चाहते इसलिए उनकी तरफ गई हूँ। फतियाना साहब, आपका जवाब मुकम्मल हो गया? मुझे भी बात तो 93 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18 सीटों वाली मुस्लिम लीग जमीजो ग्रुप के
सरबरा पंजाब के मियां मंजूर भट्टू साहब को वज़ीर आला बना चुकी है, रवायत बना चुकी पीपल्स पार्टी, हमें कैसे मना कर सकते हैं? सर हसन साहब नाराज हो रहे हैं, उनको जवाब देने दें। जी हसन साहब। गुजारिश ये है कि अगर माजी में कोई गलतियां हुई है, किसी जवाब ने की है, तो फिर आप में उनमें कोई फर्क तो नहीं है ना। आप कोई तब्दीली तो नहीं ला रहे, फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। फिर आप भी वही सियासत के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं जो पहले करते थे, तो फिर आप किस बात की तब्दीली का नारा लगाते हैं? चले ये इन चीजों को खत्म करना चाहिए। टॉक शो पॉजिटिव तरीके से हमें कौम को सही पिक्चर दिखानी चाहिए। हसन साहब सॉरी, आपको कट इन करना पड़ेगा, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। अब ये डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, इसके लिए एक अलग वक्त दरकार है, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हसन साहब आपकी इजाजत से बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब, आबिद सुलहरी साहब और इससे पहले सेंटर आजम नजीर तारा साहब मौजूद थे, सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।